गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एवं मुरे ने 1925 में किया था। इसमें स्त्री पुरुषों के 30 चित्र होते हैं। इसमें स्त्री पुरुषों के कुल 30 चित्र होते हैं। इसमें 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं। परीक्षार्थी को 10 चित्र दिखाए जाते हैं, मतलब एक एक करके 10 चित्र दिखाए जाते हैं और चित्र के संबंध में कोई कहानी सुनाने को कहा जाता है। परीक्षार्थी उसे उस चित्र पर को अपने पर आरोपित करके, वह स्वयं को पात्र मानकर या उस पर स्वयं को आरोपित करके अपनी ही समस्याओं, विचारों, भावनाओं को व्यक्त कर देता है। इससे उसकी समस्याओं का पता लग जाता है और पता लगने के बाद उसका निर्देशन या गाइडेंस किया जाता है। यह वयस्कों के लिए, यह एडल्ट या वयस्कों के लिए एक उपयोगी विधि है। इसे TAT या थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं। जो दूसरा है उसमें है बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण मतलब चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। यह भी TAT की तरह ही होता है, मतलब कि यह प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की तरह ही होता है। केवल इसमें अंतर ये होता है कि इसमें जो चित्र होते हैं वे व्यक्तियों के ना होकर के जानवरों के होते हैं। इस परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बैलक ने 1948 में किया था। इसमें जानवरों के 10 चित्र होते हैं। यह उसे 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। यह 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो टेस्ट है, मतलब चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट या बाल अंतर्बोध परीक्षण, यह 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, मतलब जिनकी एज 3 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक हो उनके लिए है। इसके माध्यम से बच्चों के परिवार, सफाई, प्रशिक्षण आदि से संबंधित समस्याओं एवं आदतों का पता चलता है। इससे पता चलता है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं या क्लीनलीनेस की तरफ उनके का क्या रुझान है और इससे उनको ट्रेनिंग क्या दी गई है आज तक, ये सब पता चलता है। इसे भारत में इसका संशोधन किया गया है, जिसको उमा चौधरी ने किया है। इसका संशोधन, इस टेस्ट का संशोधन भारत में किया गया है, जिसको कि कोलकाता की उमा चौधरी ने किया है। अब जो चौथा जो विधि है या टेस्ट है वह है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, मतलब स्टोरी कंप्लीशन। स्टोरी कंप्लीशन या वाक्य पूर्ति परीक्षण या कहानी परीक्षण में क्या किया जाता है कि इस विधि के प्रवर्तक पाइने व टेंटलर हैं। ये जो कहानी पूर्ति परीक्षण है या स्टोरी कंप्लीशन जो मेथड है या टेस्ट है, इसका जो निर्माण करता है या इसके फाउंडर हैं वे पाइने व टेंटलर हैं। इस विधि में छात्र को कुछ अधूरे वाक्य पूरे करने के लिए दिए जाते हैं या कोई कहानी पूरी करने के लिए दिए जाते हैं। इससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। इससे बच्चे के व्यक्तित्व का पता चल जाता है और हम जान जाते हैं कि उसका पर्सनालिटी या व्यक्तित्व किस प्रकार का है। यह लिखित विधि केवल शिक्षित लोगों के लिए है। ये एक लिखित विधि है, मतलब ये जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है या स्टोरी टेलिंग मेथड है, यह कहानी पूर्ति परीक्षण या स्टोरी कंप्लीशन मेथड जो है वह सिर्फ बच्चों के लिए है और पढ़े लिखे लोगों के लिए। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, सभी के लिए यह नहीं है, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है। जो पांचवा है वह है खेल व नाटक विधि, मतलब रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड, इस विधि में बालकों को पूर्व नियोजित खेल, मतलब प्री प्लान्ड खेल या प्ले या गेम, नाटकों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने के लिए कहा जाता है। रोल प्ले मेथड में बालकों को स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब पार्ट चयन करने के लिए या रोल सिलेक्शन के लिए कहा जाता है। वे अपना रोल स्वयं चयन करते हैं और उसको नाटक के माध्यम से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खेल व नाटक के पात्रों की भूमिका करते समय बालकों के व्यक्तित्व संबंधी गुण प्रकट हो जाते हैं।
ये जो है, ये जो अभी अब आपको सब बताए गए हैं, ये सभी प्रक्षेपी विधियां या प्रोजेक्टिव मेथड हैं, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का या पर्सनालिटी का असेसमेंट कर सकते हैं। अब अगला जो है उसकी हम भी चर्चा इसी समय कर लेते हैं। उसमें है चिंतन का अर्थ एवं परिभाषा। तो चिंतन क्या है, इसको हम इसमें जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है इसको भी हम जानेंगे। ये 5वीं यूनिट से संबंधित है, लेकिन इसकी शुरुआत आज ही हम कर देते हैं। दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। मतलब जो वर्ल्ड की प्रोग्रेस है वह मानव की थिंकिंग पावर या चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है। चिंतन के माध्यम से ही हम रियलिटी या फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है, और फैक्ट्स या रियलिटी जो है वह साइंस को जन्म देती है या साइंस की जन्मदाता है। तो हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम आगे अब चर्चा करेंगे, वो उसको स्पष्ट करेंगे, उसको क्या इसका कॉन्सेप्ट है थिंकिंग का, इसको समझेंगे। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना और चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना आदि रूपों के लिए किया जाता है। तो याद मतलब कि इसको लर्न करने के लिए, मतलब मेमोरी के लिए, इमेजिनेशन के लिए आदि रूपों में इसको चिंतन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे परीक्षा में सही उत्तर खोजने के लिए चिंतन, परीक्षा में सही उत्तर खोजने के लिए चिंतन, नए मकान बनवाने के लिए चिंतन, या अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित बातों के लिए चिंतन। तो ये चिंतन में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिसको कि हम समझ सकते हैं। व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान थिंकिंग या चिंतन के माध्यम से ही करता है। अब हम आपको चिंतन की परिभाषा बताने जा रहे हैं। तो चिंतन की परिभाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है गिलफोर्ड की है। इसके अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। मतलब जो चिंतन है वह प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। जो चिंतन है वह सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक बिहेवियर है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। मतलब चिंतन किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका स्कोप हर क्षेत्र में है। तो इसको इंग्लिश में भी हम आपको बता देते हैं। थिंकिंग इज अ सिंबॉलिक बिहेवियर फॉर ऑल थिंकिंग डील्स विद सब्स्टिट्यूट फॉर थिंग्स। तो इस प्रकार ये चिंतन की परिभाषा है जो कि गिलफोर्ड का है, जो कहते हैं कि यह प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक होता है और इसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं बल्कि हर क्षेत्र में इसको हम कर सकते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो वेलेंटाइन की है। वेलेंटाइन के शब्दों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। मतलब जो वेलेंटाइन है वो कहते हैं चिंतन वो है जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए हमारे मन में श्रृंखलाबद्ध विचार या एक सीरियल में या सीरीज में हमारे आइडियाज आएँ या विचार आएँ, उसको हम चिंतन कहेंगे। और वो हमारे लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति में अविराम गति से प्रवाहित होता है या जारी रहता है। इसको यदि इंग्लिश में हम बोलें तो इस प्रकार बोल सकते हैं, in strict psychological discussion, if it is well to keep the term thinking for an activity which consists essentially of a connected flow of ideas which are directed towards purpose, सेम एंड पर्पज। तो सेम एंड पर्पज के लिए इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन स्ट्रिक्ट साइकोलॉजिकल डिस्कशन इट इज वेल टू कीप द टर्म थिंकिंग फॉर एन एक्टिविटी विच कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ ए कनेक्टेड फ्लोज ऑफ आइडियाज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेम एंड पर्पज। तो ये जो चिंतन की परिभाषा है जो वेलेंटाइन के हिसाब से है। अब मैं बात करूंगा गैरेट के अनुसार चिंतन की परिभाषा।
गैरेट एक साइकोलॉजिस्ट है जिनके अनुसार चिंतन की परिभाषा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। ये कहते हैं चिंतन जो है वो अव्यक्त व्यवहार, अव्यक्त माने उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, केवल वह दिखाया जा सकता है। रहस्यपूर्ण व्यवहार है और कोई व्यक्ति क्या व्यवहार करेगा इसका पता नहीं लग रहता है। जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों मतलब इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक मतलब बिंब, विचार एवं प्रत्ययों का प्रयोग इसमें करते हैं। तो चिंतन क्या है? एक अव्यक्त मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता और रहस्यपूर्ण व्यवहार है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यह है गैरेट के अनुसार परिभाषा। अब यदि हम इसको इंग्लिश में कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं, थिंकिंग इज बिहेवियर विच इज अदर इम्प्लिक्ट एंड हिडन इन विच सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में क्या है? इमेज हैं, आइडियाज हैं और ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं। ऑर्डिनरी जो एम्प्लॉयड है ये सब चीज़ें इसमें हैं चिंतन में। मतलब चिंतन क्या है? अव्यक्त व्यवहार है और रहस्यपूर्ण व्यवहार है। ये गैरेट के अनुसार कहा गया है। तो धन्यवाद, आज इतना ही।